नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 2 जनवरी 2023 का एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पेज में आज सुप्रीम कोर्ट का डिमोनेटाइजेशन का जजमेंट आएगा। तो जब आएगा तो देखेंगे इसको क्या है। और आप ये थोड़ा इसमें एक खबर है कि देख सकते हैं कि इन 6 ईयर स्पेशल लोन फॉर हायर एजुकेशन एट 1/3 ऑफ टारगेट। तो गवर्नमेंट ने द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA which was set up by the central in 2017 to upgrade the educational infrastructure in the country at the global best standard has sanctioned 144 loans worth of 35,000 करोड़। तो इतना केवल 144 लोन्स और 35,000 करोड़ का सैंक्शन करा है हेफा ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया था एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि टारगेट था 1 लाख करोड़ का बाई 2022, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों एक ये है खबर, इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव वाले हैं, वो उनका जो है ज़मीन और खेत वगैरह जो किनारे था फॉरेस्ट के, तो अब वहाँ पे वो फार्मिंग कैरी नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ज़मीन को बेच भी नहीं पा रहे हैं और ना फार्मिंग कैरी कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जून 3 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था कि विच सेड दैट ऑल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्री शुड सेट असाइड 1 किलोमीटर बफर जोन वेयर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड बाई द सेंटर इंक्लूडिंग माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर विल नॉट बी परमिटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को ऑर्डर दिया था कि हर जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड 1 किलोमीटर का बफर जोन होगा। तो केरला में दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि उनका जो लैंड है या फिर उनका घर है वो बफर जोन में आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं सीधा एक्सप्लेन्ड पेज पे। एक्सप्लेन्ड पेज पे सबसे पहला रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। इसमें थोड़ा डिटेल्स दे रखी है रिमोट वोटिंग मशीन की कैसे क्या हैंडलिंग करती है। तो इसमें बताया गया है कि अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज को हैंडल कर सकती है एक सिंगल रिमोट RVM जो है रिमोट वोटिंग मशीन। 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज तक के उसमें इलेक्शन सिंबल्स वगैरह ये सब आ सकते हैं। और क्या होगा दीज बूथ्स विल बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे ये बूथ सेटअप होंगे जहाँ पे RVM रखी रहेगी। व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड इन द माइग्रेंट्स होम स्टेट, जब माइग्रेंट के होम स्टेट में इलेक्शन होंगे तो ये जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये RVM मशीन रखी जाएंगी, बूथ्स में रखी जाएंगी। द EC हैज़ प्रपोज्ड अ पायलट रन ऑन द सिस्टम इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन टू अलाउ इंटरनल माइग्रेंट्स विद इन अ स्टेट टू वोट। The remote voters will have to pre-register by applying online or offline with the returning officer of her home constituency। ठीक है, तो जो जिसको भी वोट डालना है उसको रिटर्निंग ऑफिसर को पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम वोट डालना चाहते हैं। फिर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो है उससे रिलेटेड दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ RVM के थ्रू सेटअप करा जाएगा। और ये जो RVM होगा ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा और इसमें डायनेमिक बैलेट सिस्टम होगा, एक डिस्प्ले लगा होगा। अभी क्या होता है कि जो EVM होता है उसमें एक पेपर ट्रेल होती है जिसमें सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो RVM होगा उसमें यहाँ पे पेपर ट्रेल की जगह डिस्प्ले होगा और ये चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंबल्स अलग अलग हैं तो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। उसके बाद द मिलेट मैनिफेस्टो, आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट डिक्लेयर करा है और इंडिया की इनिशिएटिव थी और बहुत एफर्ट्स के बाद जो है ये हुआ है। तो इंडिया जो है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स मिलेट प्रोडक्शन करता है। दुनिया में 1/5 मिलेट प्रोडक्शन जितना होता है 20% इंडिया करता है। तो इन्होंने ऑथर ने यहाँ पे बताया कि बिसाइड्स कि मतलब जो अभी जैसे हो रहा है कि लंच पे पार्लियामेंटेरियन जर्नलिस्ट को ले जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये ठीक है अवेयरनेस के लिए, लेकिन इसके अलावा सरकार को कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लेने चाहिए ताकि मिलेट्स के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मिलेट्स में क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। तो मिलेट स्कोर ओवर राइस एंड व्हीट इन टर्म्स ऑफ मिनरल, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर कंटेंट एज वेल एज अमीनो एसिड प्रोफाइल्स। तो मिनरल्स में, विटामिन में, इन सब चीज़ों में, प्रोटीन्स में
में मिलेट्स जो है ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं एज़ कंपेरिजन टू राइस और वीट। तो अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस, अब यहाँ पे अलग अलग मिलेट्स के बारे में बात किया गया कि कौन कितना परसेंटेज वगैरह, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रिशनल एडवांटेज के अलावा भी मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। दिस हैज़ टू डू विद देयर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड एबिलिटी टू ग्रो इवन इन पुअर सॉइल्स एंड इन हिली ट्रेन्स। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, पानी कम चाहिए होता है इनको, और शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो करते हैं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है चावल या गेहूँ करेंगे तो आपको 120 to 150 डेज लगेंगे, लेकिन मिलेट 70 to 100 डेज में ही हो जाते हैं, मतलब हार्वेस्ट कर सकते हैं आप उनको। मिलेट्स में प्रॉब्लम कहाँ पे है? पहला है कि मिलेट्स आरंट द फर्स्ट चॉइस ऑफ कंज्यूमर और द फार्मर्स। ना फार्मर्स मिलेट्स उगाना चाहते हैं, ना कंज्यूमर मिलेट्स खाना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अपने घर में अपनी दादी वगैरह से पूछेंगे तो पहले के ज़माने में मिलेट्स वगैरह, बाजरा वगैरह ज़्यादा खाया जाता था, और जो चावल और गेहूं है ये थोड़ा लग्जरी क्रॉप माना जाता था क्योंकि ये महंगा रहता था और मिलेट्स ज़्यादा ईजिली अवेलेबल और सस्ते होते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बात करी है। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो है रोटी वगैरह वीट की, अगर जो है आटे की रोटियां बनाना आसान होता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है और आटा कोहेसिव होता है, तो उसे बेलना, पकाना, फ्लफ़ी रोटियां बनती हैं आटे की। जबकि ज्वार और बाजरा में इतनी फ्लफ़ी रोटियां नहीं बनती हैं, उन्हें बनाना भी मुश्किल होता है। फार्मर्स के लिए क्या प्रॉब्लम है कि पर ईल्ड उनका कम होता है। मिलेट्स में पर हेक्टेयर ईल्ड काफ़ी कम है कंपेरिजन टू वीट और राइस। अब इन्होंने बताया कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने एक नया ब्रेड तैयार करा है हाइब्रिड बाजरा का, जिसका नाम है पूषा 1201। तो पूषा 1201 जो हाइब्रिड तैयार करा है, इसमें इन्होंने बताया कि कैसे 2.8 टन, मतलब बेसिकली ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बाजरा है, जबकि न्यूट्रिशन वगैरह सेम रहेगा और ईल्ड ज़्यादा होगा। तो ईल्ड की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा ये जो हाइब्रिड पूषा 1201 IARI ने डेवलप करा है। तो अब प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है? तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP अनलाइक इन पैडी एंड वीट विच मेक फार्मर हेजिटेंट टू ग्रो इवन इन द हाई यील्डिंग एंड नेचुरली बायोफोर्टिफाइड बाजरा। तो अब सरकार, जैसे गेहूं और चावल में क्या होता है, MSP होता है और गवर्नमेंट उसे प्रोक्योर कर लेती है फार्मर से एट, मतलब सही रेट पे प्रोक्योरमेंट हो जाता है, तो फार्मर्स आराम से ग्रो करते हैं और प्रोक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर फार्मर्स ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बाजरा भी उगाएंगे अपने फील्ड्स में, तो भी उनको गारंटी नहीं है कि उनका जो फसल होगा उसके पैसे उन्हें मिल ही जाएंगे, क्योंकि कोई MSP वाला सिस्टम है नहीं इसमें। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे 2003-04 से 21-22 में इंडिया का मिलेट प्रोडक्शन हैज़ एक्चुअली फॉलन। ठीक है, अब इन्होंने सॉल्यूशन बताया यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन ये है कि MSP दे दे सरकार या ऐसा कुछ करें। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, MSP से रिलेटेड नहीं बोला, बोला कि सॉल्यूशन जो है स्कूल्स में लाई करता है। इन्होंने बताया कैसे मिड डे मील में और जो है आंगनवाड़ी वगैरह में और डे केयर सेंटर जो आंगनवाड़ी होते हैं वहाँ पे कैसे मिलेट्स का यूज़ सरकार कर सकती है बिना MSP दिए, ताकि मिलेट्स का जो प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने बताया आंगनवाड़ी सेंटर में हो जाएगा और हायर सेकेंडरी लेवल प्री प्राइमरी स्कूल में, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है इन लोगों को प्रोवाइड करा जा सकता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू मिलेट्स। तो दिस इज पोटेंशियली a huge market for millets given the dire need of elevation of micronutrient malnutrition। तो इंडिया में ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा समस्या है बच्चों में, और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई थी। और आपको ये पता करना है कितनी रैंक आई थी, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 120 समथिंग ऐसे आई थी, काफ़ी ख़राब रैंकिंग आई थी इंडिया की। तो ये जो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, इससे डील करने में बहुत आसानी हुई अगर सरकार ऐसा कदम करे कि मिड डे मील और आंगनवाड़ी वगैरह में इनका यूज़ कराए। एनीमिया की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी इससे। तो मिलेट्स कुड बी मेड ए स्टेपल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस डाइट। ठीक है, इट विल हेल्प कॉम्बैट हिडन हंगर बिसाइड गिविंग अ बूस्ट टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, हिडन हंगर दूर होगा। और सेंटर हैज़ 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 विद अ कंबाइंड बजट ऑफ 30,000 करोड़।
in 2022-23. This can be better leveraged by making them more millet focused. तो प्रधानमंत्री पोषण अभियान और पोषण 2.0 के अंदर जो स्कीम सरकार चला रही है उसमें उसको मिलेट सेंट्रिक थोड़ा बनाएंगे तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उन्होंने और बताया कि कैसे सेंट्रल मदद कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उन्हें फंड करके अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करना चाहते हैं मिलेट्स। फॉर एग्जांपल Odisha already has a dedicated millet mission that undertook procurement of 32,300 tons worth of 109 crore mainly of ragi in 2021-22। तो उड़ीसा ने ऑलरेडी मिलेट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दी है। तो सरकार और स्टेट जो ऐसा करना चाहते हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश भी शायद करना चाहेंगे, तो सरकार इन स्टेट्स की मदद कर सकती है मिलेट्स के प्रोक्योरमेंट में और उनका यूज़ ताकि स्टेट्स कर सकें वेरियस स्कीम्स में। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेन पेज पे और कुछ काम की खबर है नहीं, हम अब आएंगे एडिटोरियल में। ये एडिटोरियल अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे जीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में बात करी गई है। उसके बाद दोस्तों एक एडिटोरियल ये है फाउंड इन ट्रांसलेशन। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली एस्से वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट हैं, मैं जल्दी से डिस्कस कर दूंगा। तो इन्होंने बेसिकली बताया कि कैसे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी, तमिल या फिर मैथिली, बंगाली, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, इसमें जो नॉवेल्स लिखी जाती हैं उनको रिकग्निशन तब मिलता है जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो इस बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टॉम्ब ऑफ सैंड, आपको पता होगा शायद कि टॉम्ब ऑफ सैंड जिसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था गीतांजलि श्री की हिंदी नॉवल रेत समाधि को, उसको पिछले साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से प्राइज़ मिला है और हिंदी की पहली ऐसी नॉवल है जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को बुकर प्राइज़ मिला है। तो इन्होंने बताया कैसे इसके पहले गीतांजलि श्री को बहुत कम ही लोग जानते थे लेकिन इस रिकग्निशन के बाद बहुत ज़्यादा जानने लगे, जबकि उन्होंने पहले भी नॉवेल्स लिखी हुई थी। और रेत समाधि लगभग जब इनको नॉवल प्राइज़ मिल गया तो रेत समाधि जो नॉवल एक ही वीक में 35,000 कॉपीज़ सेल हो गया, तो इतनी ज़्यादा सेल बढ़ गई। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग नॉवेल्स की बात पूरी इसमें करी है। यहाँ पे आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में इन्होंने बताया कि while the vernaculars gain higher visibility and status from such transactions, will they yet prove to be eventual losers? For why should anyone write in vernacular and then wait to be translated when they could write in English in the first place, if not in तो बोला कि क्यों जब इंग्लिश में ही प्राइज़ मिलता है, इंग्लिश में रिकग्निशन मिलता है, तो क्यों वर्नाकुलर में ही लोग लिखें, तो इंग्लिश में ही सीधा लिख दें। इफ़ नॉट इन रुश्दीज और अरुंधति रॉयज लूसिड सेल्फ इंटेलिजेंट इंग्लिश, तो इन्होंने अरुंधति रॉय और रुश्दी का एग्जांपल दिया है कि इनकी इंग्लिश मतलब सेल्फ इंटेलिजेंट और काफ़ी हाई लेवल की इंग्लिश थी, मतलब अलग इंडियन कॉन्टेक्स्ट से अलग इंग्लिश थी। तो अगर ऐसा ना भी कर सकें तो आर के नारायण और राजा राव की मोर फ्लेवर्ड एंड लोकली ऑथेंटिक इंग्लिश में तो हर कोई लिख ही सकता है, क्योंकि जो जनरली ऑथर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो गीतांजलि श्री भी थी, इन्होंने पीएचडी वगैरह सब इंग्लिश में करा है और इंग्लिश में प्रेमचंद के ऊपर थीसिस दी थी वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आता है इन लोगों को। विल मोर एंड मोर इंडियन नॉवेल्स इन द फ्यूचर बी बॉर्न ट्रांसलेटेड, ये क्वेश्चन पूछ के इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद द पाथ टू डिकार्बनाइजेशन, इसमें बात करिए विक्रम एस मेहता जी ने कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट हैज़ बीन कन्वुल्स्ड बाय द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कन्वुल्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं और स्ट्रेन पड़ गया है बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और यहाँ पे पूरा सिनेरियो दिया है कि क्या क्या 4 फैक्टर्स हैं। तो इंडिया क्या करना चाहिए इंडिया को, तो इट इज़ अगेंस्ट दिस इंटरनेशनल बैकड्रॉप इंडिया मस्ट पाइवोट द निडल ऑफ इट्स एनर्जी कंपस टुवर्ड्स अ शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म डिकार्बनाइजेशन। तो इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें शॉर्ट टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए और लॉन्ग टर्म में हम डिकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी 2060 या फिर 2070 टारगेट रखा है कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि कैसे डिस्काउंटेड जो क्रूड है रशिया का, ये एक जो है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन इससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से मीट नहीं हम कर पाएंगे। अभी के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा इंडिया को। तो उसके लिए इंडिया क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया एंड इक्विटी पार्टनरशिप विद ईरान। सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे जो रिच ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए। और क्या बोला कि कोल जो है, कोल इंडिया में बहुत है, तो कोल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं।
पहली बात तो कोल बहुत पोल्यूशन करता है, तो इसकी वजह से हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि कम पोल्यूशन के साथ कोल का यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक्स हैं और कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें हम इम्प्रूवमेंट करके मोर एफिशिएंट बना सकें। कोल गैसिफिकेशन में बेसिकली कोल को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता है। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन भी इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें पोल्यूशन कम होता है, कोल का यूज़ किया जाता है। और क्या करना चाहिए, क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंट एंड ओल्ड प्लांट एंड डिसीजन नॉट टू अप्रूव न्यू वंस। तो इनएफिशिएंट और ओल्ड प्लांट्स कोल वाले जो है उन्हें बंद कर देना चाहिए। और एक जो है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कोल वर्सेस सोलर ऑन अ फुल कॉस्ट। बेसिकली सोलर और कोल में एनर्जी कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको एक फुल रिसर्च करके इसको पता करें सरकार नीति आयोग की मदद से, ऐसा ऑथर ने बोला है। ताकि हम जो है अगर सोलर अच्छा है तो सोलर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करें, कोल अच्छा है तो दोनों को, सोलर और कोल को दोनों को मिक्स करके यूज़ करें। और इन्होंने बोला है कि ट्रांसमिशन ग्रिड्स जो है इंडिया में बहुत खस्ता हालत में है, इनको भी सुधारने की ज़रूरत है। और लास्ट में इन्होंने बोला कि थर्ड जनरेशन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, इनका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन पे रिसर्च करके इनका भी यूज़ जो थर्ड जनरेशन है, जैसे थर्ड जनरेशन एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, ETC और न्यूक्लियर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा कि इसकी तरफ भी इंडिया को सोचना चाहिए। इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग बट इट विल बी अमंग्स द वर्स्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भले इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया को होगा इसमें, क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लिव्स ऑन कोस्ट लाइन। So irrespective of who is to blame, India has to stay on the path of decarbonization. It cannot afford to develop first and clean up later. तो ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि पहले डेवलपमेंट कर लें और बाद में हम सफाई कर लेंगे, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मनोज सिन्हा जी का इंटरव्यू है। इकोनॉमी के पेज में कुछ खास है नहीं, आप एक बार हेडलाइंस देख सकते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स टू GDP रेशियो एक्सीज 3% आफ्टर 2 ईयर। और यहाँ पे GST कलेक्शन की बात करी गई है। रूपी कैसे फॉल हुआ है 10% 2022 में। FPI इनफ्लोज कंटिन्यू इन दिसंबर। FPI क्या होता है और FDI, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी और दोस्तों फिर वर्ल्ड न्यूज़ पे आ जाते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, चाइना में कोविड वेव चल ही रहा है। उसके बाद क्रोशिया बिकम फुल इंटीग्रेटेड EU मेंबर, ये हेडलाइन आपको एक बार देखनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए क्रोशिया फुल्ली EU का मेंबर बन गया है। आपको क्रोशिया की लोकेशन यूरोप में पता होना चाहिए, और आपको नहीं पता है तो आप एक बार मैप एटलस खोलिए या फिर गूगल मैप्स खोलिए और क्रोशिया के सराउंडिंग में जो भी क्रोशिया की बॉर्डर टच करती हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं क्या है, आप जो है इसको ज़रूर देखिए क्रोशिया, क्योंकि क्रोशिया न्यूज़ में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ब्राज़ील में जो है नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी बात है। और दोस्तों इसमें कुछ है नहीं खास खबर, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।